खता। वो जब मुझे बुलंद बाला चट्टानों के उक़ुब में छुपी नजर आई थी तो बहुत डरी सहमी सी थी। उसकी मासूम आंखों से वहशत और खौफ टपकता था। यूं लगता था जैसे वो दिखाई देने वाले हर जी नफ्स से खौफजदा हो। मुझे भी जब उसने पहली मर्तबा देखा था तब बहुत डर गई थी। करीब था वो भाग जाती, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। उस वक्त उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसे इसके बारे में पूछा जाता। उससे वहीं पूछगछ करने के बजाय मैं उसे अपने साथ घर ले आया। घर आकर भी उसका खौफ कम नहीं हुआ था। मैंने उसे पचकारा, पानी वगैरह पिलाया और कमरे में बेड पर कुछ देर के लिए लिटा दिया। कमरे से बाहर आया तो मेरी बीवी तरन्नुम खानम खतरनाक तेवर लिए मेरा इंतजार कर रही थी। तरन्नुम खानम, जो इस दुनिया की आखिरी बदगुमान औरत थी, मुझसे मुस्तफसिर हुई। ये किसे उठा लाए हो? उसके इस बेतुके सवाल पर मेरी पेशानी पर नागवारी की शिकनें नमूदार हुईं, ताहम मैंने उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मैंने कुछ पूछा है तुमसे मियाँ दादा खां। वो मेरे जवाब न देने पर पेचोताप खाते हुए बोली, अभी मुझे खुद नहीं पता तो तुम्हें कैसे बता दूं? मैंने झुंझला कर जवाब दिया। कभी कभी उसकी ये बेतुकी सवालबाजी मुझे बेहद बेजार कर दिया करती थी। इस वक्त भी यही हुआ। ना चाहते हुए भी मेरा लहजा तल्ख हो गया। तुम एक ऐसी 4-5 साल की बच्ची उठा लाए हो जिसे तुम जानते भी नहीं हो। तरन्नुम खानम की हैरत उरूज पर थी और ये हैरत उसके चेहरे पर पड़ी जा सकती थी। हाँ, मुझे उस वक्त यही मुनासिब लगा। मैंने अपनी तरफ से बात खत्म करना चाही, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। उसके सवाल और जवाब अभी खत्म नहीं हुए थे। कहाँ से मिली है तुम्हें? इतनी देर में ये पहला मुनासिब सवाल किया है तुमने। मेरे कहने पर वो मुझे खुशमगीन निगाहों से घूरने लगी, ताहम बोली, कुछ नहीं। अभी जब मैं शिकार के लिए करीबी पहाड़ी पर गया था तो ये मुझे चट्टानों में छुपी हुई मिली। अब पता नहीं किसी दरिंदे से छुपी फिर रही थी या फिर किसी दरिंदा सिफ्त इंसान से। मैं कुछ देर के लिए रुका और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, आजकल दरिंदों और इंसानों के दरमियान फर्क करना भी तो मुश्किल हो गया है। मेरे लहजे में तासुफ था। वो तो ठीक है, लेकिन ये है कौन? अगर इसके माँ बाप को पता चला कि ये हमारे पास है तो खामखा एक और दुश्मनी गले पड़ जाएगी। तरन्नुम खानम अनजाने खदशात चेहरे पर सजाए फिक्रमंदी से बोली। उसकी बात किसी हद तक ठीक थी। केपीके के जिस इलाके में हम रहते थे वहाँ गोली की जुबान बोली और समझी जाती थी। छोटी सी बात पर कत्ल कर देना और कत्ल हो जाना आम सी बात थी। दुश्मनियां तो जैसे हर वक्त राह में पड़ी रहती थी। चलते चलते कहां से आपका कौन सा दुश्मन निकल आए कुछ पता नहीं चलता था। और हम पठानों को तो वैसे भी असले की मोहब्बत घुट्टी में पिलाई जाती है। हम में मशहूर है कि हमारा नौमौलूद बच्चा जब पहली मर्तबा रोता है तो वो दूध के लिए नहीं बल्कि बंदूक के लिए रोता है। सो हमारे इलाके में कत्ल व गारत मामूल की बात थी। अब क्या मैं एक डरी सहमी बच्ची से वही सवालात तो जवाब शुरू कर देता? मैंने झुंझलाकर कहा। कभी कभी तो मैं तरन्नुम की इस बदगुमान और आदम बेजार तबीयत से तंग आ जाता था। सच तो यह है कि तरन्नुम खानम ने मुझे जीते जी अपने सगे भाइयों से दूर कर दिया था, दोस्त अहबाब से महरूम कर दिया था। मेरे इर्द गिर्द बदएतमादी की वो फजा कायम कर दी थी कि अब उससे परे देखना मेरी बसीरत के बस की बात नहीं थी। अच्छा ठीक है, जो भी है, इसे जल्द अज जल्द इसके माँ बाप के हवाले करो और इसे मेरी नजरों से दूर करो। वो अक्खड़पन से बोली तो मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्या हो गया है तुम्हें खानम? तुम अपने आसपास कोई अपना, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार नहीं देखना चाहती? ना चाहते हुए भी मेरी आवाज बुलंद हो गई। हालांकि मैंने एक अरसे से तहिया कर रखा था कि खर दिमाग औरत के साथ ज्यादा मगजमारी नहीं करनी। तुम्हारी इसी बदनीयती और खुरदरेपन की वजह से रिश्तेदारों से तो हम पहले ही दूर हो गए हैं और फिर अभी तक अल्लाह ने हमें औलाद से भी महरूम रखा हुआ है। 11 साल होने को आए हमारी शादी को और हम आज भी अपने आंगन में बच्चे की कलकारियां सुनने को तरस रहे हैं। बात के इख्तिताम पर मेरी आवाज भर्रा गई और बेऔलादी का दुख महसूस करते हुए मेरी आंखें नम हो गईं। तरन्नुम खानम भी मेरी इस बात पर जैसे अंदर तक दहल कर रह गई थी। उसका चेहरा यखलक जर्द पड़ गया और टांगे बेजान सी हो गई। वो सोफे पर ढह से गई। ये तुम क्या कह रहे हो मियां दाद? बहुत देर बाद वो कपकपाती हुई आवाज में गोया हुई। उसकी बेयकीन नजरें मेरे चेहरे पर गड़ी थी। शायद उसे यकीन नहीं था कि मैं इस उधेड़ उम्री में आकर उसे बेऔलादी का ताना दूंगा। ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। शायद खुदा को तुम्हारा यही घमंड और गुरूर नापसंद है जो उसने आज तक हमें औलाद जैसी नेमत से महरूम कर रखा है। अपनी बात कहकर मैं वहां रुका नहीं और तेज तेज कदमों से चलता हुआ घर से निकल आया। वो बच्ची अभी तक डरी हुई थी। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मैंने रात के खाने पर उसे पचकारते हुए पूछा। मेरे पूछने पर वो बगैर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार किए
خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ مجھے لگا جیسے اس کے دل میں کوئی نادیدہ خوف بیٹھ گیا، اور وہ خوف کیا تھا اس کا اندازہ مجھے تب تک ہی نہیں ہو سکتا تھا جب تک وہ خود اس حوالے سے کچھ نہ بتاتی یا اس کا کوئی جاننے والا مجھ سے آ کر نہ ملتا۔ کہاں سے آئی ہو؟ کیا تمہیں اپنے اماں بابا کا نام معلوم ہے؟ اسے بولنا تھا، نہ وہ بولی۔ ایک جامد خاموشی نہ صرف آج کے لیے بلکہ آنے والی کئی ماہ سال تک اس کے ہونٹوں پر چسپاں ہو گئی۔ دن گزرتے گئے اور وہ بچی جس کا نام میں نے رمشا رکھا ہمارے ساتھ مانوس ہو گئی، البتہ اس کے ہونٹوں کا قفل ابھی تک نہیں کھلا تھا۔ ترنم خانم کی رمشا کے وجود سے بیزاری ابھی تک برقرار تھی، وہ ابھی تک اسے کھلے دل سے تسلیم نہیں کر پائی تھی۔ رمشا نے خود اپنے والدین کے بارے میں کچھ بتایا اور نہ اس کے کسی سرپرست نے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ رمشا کی صورت میں مجھے اپنے بڑھاپے کا سہارا مل گیا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے وہ میری اپنی بیٹی ہو۔ اس کے وجود نے مجھے اپنی خوشیاں اور راحت اور سکون نظر آنے لگا۔ وہ کچھ دیر کے لیے نظروں سے دور ہوتی تو میں بے چین سا ہو جاتا، وہ ہنستی تو میں کھل سا جاتا تھا، وہ روتی تو مجھے اپنی دنیا اجڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ غرض اس کے ساتھ ایک ایسا دلی تعلق پیدا ہو گیا تھا جسے میں لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ ترنم رمشا سے کھچی کھچی ضرور رہتی تھی، لیکن اس کی ضروریات کا خیال اچھی طرح سے رکھ رہی تھی۔ وقت پر اسے کھانا دیتی، نہلاتی، کپڑے وغیرہ بدلتی، اور اب تو رمشا بھی اسکول جانے لگی تھی۔ میں خود اسے کاندھوں پر سوار کر کے اسکول چھوڑ آتا اور واپسی پر گھر لے آتا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے رب نے اسے میری ہی بیٹی بنا کر دنیا میں بھیجا ہو، بھلے وہ میری بیوی کے بطن سے پیدا نہ ہوئی ہو۔ رمشا نے میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا تو اس نے آگے پڑھنے کی ضد کی، جو میرے خیال میں بے جا نہیں تھی، لیکن ترنم خانم نے اس پر ایک نہ سمجھ آنے والا واویلا شروع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جتنا پڑھ لیا بہت ہے، بلکہ ہمارے علاقے میں لڑکیوں کو اسکول نہ بھیجنے کے رواج کے باوجود ہم نے اسے میٹرک تک پڑھنے کی اجازت دی۔ اس کے خیال میں یہ ہمارا ایک ایسا کارنامہ تھا جسے سنہری حروف میں لکھا جانا چاہیے تھا۔ حالانکہ ہم نے رمشا کو میٹرک تک پڑھا کر اس پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، بلکہ اصل کارنامہ تب ہوتا جب ہم اس کی خواہش کے مطابق اسے آگے بھی پڑھنے کی اجازت دیتے۔ رمشا اچھی طرح جانتی تھی کہ میں اسے کتنا پیار کرتا ہوں، سو اس نے اس پیار سے فائدہ اٹھانے کا سوچا، اور رات جب میں ایک جاسوسی ناول پڑھنے میں مگن تھا میرے پاس آ بیٹھی۔ بابا جانی پلیز مجھے اجازت دے دینا کالج جانے کی، اس نے لاڈ سے میرے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا تم جانتی تو ہو کہ تمہاری ماں نہیں چاہتی کہ تم گھر سے دور رہو، ہم سے دور رہو۔ میں نے اسے رسان سے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں بابا جانی، وہ زور و شور سے دائیں بائیں نفی سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اماں جانی کو میرے دور یا قریب رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بس چاہتی ہے کہ میں آگے نہ پڑھوں، وہ منہ بسورتے ہوئے بولی۔ مجھے اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ میں نے بازو پھیلا کر مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہاں تو بیٹا جانی ٹھیک ہی تو کہتی ہیں وہ، تم آگے پڑھ کر کیا کرو گی؟ ہم نے کون سا تم سے نوکریاں کروانی ہیں، اور ویسی بھی بیٹیوں کو کالج بھیجنا ہم پٹھانوں کی روایت کے خلاف ہے۔ میں نے اس بار بھی اپنا لہجہ نرم ہی رکھا۔ باپا جانی آپ کون سی صدی میں رہتے ہیں؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور آپ ابھی تک لڑکیوں کو گھر تک محدود رکھنے کی روایت پر عمل پیرا ہیں۔ رمشا نے دکھ سے کہا تو میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، تعلیم کے معاملے میں ہمارا علاقہ بہت پیچھے تھا۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے۔ وہی صدیوں سے نسل در نسل چلتی فرسودہ روایات کو ہم نے آج بھی گلے سے لگایا ہوا تھا۔ مجھے اپنی 42 سالہ زندگی میں نہیں یاد کہ کسی نے میٹرک FA سے آگے پڑھا ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی دل سے چاہتا تھا کہ رمشا مزید تعلیم حاصل کرے، لہذا میں نے اسے کالج جانے کی اجازت دے دی۔ یہ تم نے بہت غلط کیا، رمشا کو کالج جانے کی اجازت دے کر۔ میں جب سونے کے لیے کمرے میں آیا تو ترنم خانم غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ اس میں ایسی کیا برائی ہے؟ میں نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ برائی ہی برائی ہے میاں داد خان، تم نے جوان جہان بیٹی کو اکیلے کالج جانے کی اجازت دے دی۔ کل کلا کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ غصہ ابھی بھی اس کے لہجے سے جھلک رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، جب والدین ہی اپنی اولاد پر اعتماد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ میں نے سوالی انداز میں اسے دیکھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ کچھ ترش ہو گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ جب سے رمشا اس گھر میں آئی تھی تب سے ہی وہ اس کے لیے اپنے دل میں بغض پالے بیٹھی تھی، جس نے اسے کبھی چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، اور اس کا اظہار وہ گاہے گاہے میرے سامنے کرتی رہتی تھی۔ رمشا ہماری بیٹی نہیں ہے، یہ بات تم کیوں بھول جاتے ہو؟ میں غصے میں اٹھ کھڑا ہوا اور اسے قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگا۔ حد ہوتی ہے بے حسی کی بھی، ویسے اتنے سال ہو گئے ہیں اس بچی کو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے، اتنے سال اگر کوئی جانور بھی ساتھ رہے تو اس سے انسیت ہو جاتی ہے، اور اب تو وہ بھی ہمیں اپنا ماں باپ سمجھتی ہے، اور ایک تم ہو کہ
के बरसों पुरानी कदरत को अभी तक दिल में लिए बैठी हो। अब तो मैं भी तरन्नुम खानम की इस रोज रोज की चिक चिक से तंग आ गया था। उसकी ये खुद पसंद तबीयत उसे किसी और को अपने करीब आने से रोकती थी। उसे अपने सिवा हर शख्स गलत लगता था। दूसरों के लिए उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ जहर था। मैं तो हैरान था कि इतने साल इस खपती औरत ने मेरे साथ कैसे गुजार लिए थे। यानी तुम नहीं मानोगे, उसकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। रमशा कॉलेज जाएगी और हर हाल में जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं हतमी अंदाज में कहता गुस्से से बाहर निकल गया। रमशा बाकायदगी से कॉलेज जाने लगी थी। वो पढ़ाई में तो शुरू ही से अच्छी थी। कॉलेज में आकर उसकी तालीमी सलाहियतें मजीद उभर कर सामने आई थी। रमशा के वजूद की तरह उसकी आला तालीम को भी मेरी कमअकल बीवी ने खुले दिल से तस्लीम नहीं किया था। हालांकि अगर वो चीजों और वाकयात को उनके नफे नुकसान के साथ कबूल करने का फन सीख जाती तो मुझे यकीन था कि उसकी जिंदगी खुशगवार हो जाती। ये इन्हीं दिनों की बात है। रमशा खोई खोई सी रहने लगी थी, बात बात पर चौंक जाती। तरन्नुम खानम से उसकी वैसी ही नहीं बनती थी। वो मेरे ज्यादा करीब थी। मैंने एक दो बार उससे पूछने की कोशिश की लेकिन वो टाल गई। एक दिन यूं ही बरसबील तस्करा मैंने तरन्नुम खानम से रमशा की गायब दिमागी की बाबत पूछ लिया, जो शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि मौसूफा ने इसमें भी रमशा के लत्ते लेने का पहलू ढूंढ लिया था। मुझे तो लग रहा है कि कॉलेज में उसका किसी लड़के के साथ चक्कर वगैरह चल रहा है, वो सरगोशियाना अंदाज में मेरे करीब होते हुए बोली तो गुस्से से मेरे कानों की लूएं सुर्ख हो गईं। लाहौल वाला कुव्वत, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो कि क्या बकवास कर रही हो। गुस्से से मेरा दिमाग फटने लगा। मेरा दिल किया कि एक जोरदार थप्पड़ उसके कान के नीचे रसीद कर दूं ताकि उसका बिगड़ा कबला दुरुस्त हो और फजूल गोई से पहले 10 दफा सोचे। लेकिन क्या करता, मजबूर था। वो मेरी बीवी थी, मेरे दुख सुख की साथी थी, उसका एहतराम मेरे ऊपर वाजिब था। हाँ तो ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियों के यही तो लक्षण होते हैं, वो हठधर्मी से बोली। यानी वो कही गई पिछली नाजेबा बात पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी। मैं सर पकड़ कर बैठ गया। या अल्लाह, किस जाहिल औरत के पल्ले बांध कर चले गए मेरे माँ बाप। कुछ और समझ में ना आया तो मैं किस्मत को कोसने लगा। ये मेरे बस में नहीं था, वगरना मैं उस जाहिल औरत को बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल देता। उस औरत की 20-22 साल की रफाकत ने मुझे सिवाय ज़हनी अजियत के और कुछ नहीं दिया था। मैं उसकी अकल पर मातम करने के सिवा और क्या कर सकता था। सो मैंने यही किया। नतीजतन मैंने तरन्नुम खानम से रमशा के हवाले से बात करना बिल्कुल तर्क कर दी। लेकिन उससे मेरी परेशानी कम नहीं हुई। रमशा बदस्तूर किसी उलझन में मुब्तला थी और वो उलझन क्या थी मैं ताहाल जानने से कासिर था। ये गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। मैं मानसेरा से अपने गांव वापस लौटने लगा तो मुझे ख्याल आया कि चूंकि छुट्टी का वक्त है क्यों ना रमशा को कॉलेज से अपने साथ लेता चलूं। वैसे तो वो रोज कॉलेज बस से आती जाती थी। बस का ड्राइवर जहीर खान मेरे बचपन का दोस्त था, लिहाजा मैं रमशा के हवाले से ज्यादा फिक्रमंद नहीं था। जहीर हमारे साथ वाले गांव का रिहायशी था और बस उसकी अपनी थी। रमशा को सुबह तैयार होकर मरकजी सड़क पर पहुंचना होता था जहां से जहीर खान उसे कॉलेज के लिए उठा लेता और वापसी पर उसी जगह उतार देता। मैं कॉलेज पहुंचा तो छुट्टी हो चुकी थी। लड़कियां जोक दर जोक छुट्टी बड़ी टोलियों की सूरत में कॉलेज के गेट से बाहर आ रही थी। मैंने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की और रमशा के इंतजार में गेट पर नजरें जमा दी। गेट से निकलती तलबात की तादाद बतदरीज कम होते हुए इख्तिताम पजीर हो गई, लेकिन रमशा अभी तक मुझे नजर नहीं आई थी। मुझे फिक्र लाहक हुई, कहाँ रह गई? मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर देखते हुए सोचा, छुट्टी हुए आधा घंटा गुजर चुका था, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मैं दफतन परेशान हो गया। जनाब, क्या सारी स्टूडेंट जा चुकी हैं कॉलेज से या अभी कोई क्लास रहती है जिसे अभी तक छुट्टी ना हुई हो? मैंने आगे बढ़कर कॉलेज का मरकजी गेट बंद करते चौकीदार से पूछ लिया। जी जनाब, सब जमातों की छुट्टी हो गई है, अब तो बस कॉलेज का छोटा मोटा स्टाफ ही रह गया है। क्यों जनाब, सब खैर है ना? उसने मेरे चेहरे पर लिखी परेशानी पढ़ ली थी शायद। मेरी बेटी रमशा अभी तक बाहर नहीं आई, मैंने खुश्क होते हुए गले को थूक से तर करने की कोशिश करते हुए कहा। जनाब, कॉलेज में तो अब चंद प्रोफेसर और मुलाजमीन के सिवा कोई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पता करके आता हूँ। वो चंद लम्हे चलने के बाद रुका और फिर मुड़कर जहन पर दबाव देते हुए मुझसे पूछने लगा, क्या नाम बताया था आपने अपनी बेटी का? उसकी याददाश्त कमजोर लगती थी, लिहाजा मुझे एक बार फिर रमशा का नाम दोहराना पड़ा। जी रमशा, मैंने बताया तो वो तेज तेज चलता हुआ एक राहदारी में गायब हो गया। उसकी वापसी चंद लम्हों बाद ही हो गई और रमशा से मुताल्लिक उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर सही मायनों में मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। जनाब, आपकी बेटी तो आज कॉलेज आई ही नहीं। चौकीदार के मुंह से निकला हुआ ये महज एक जुमला नहीं था, आसमान था
जो यखलक मेरे सर पर आन गिरा था। मुझे यूं लगा जैसे मेरे जीते जागते वजूद को किसी ने पत्थर के मुजस्मे में तब्दील कर दिया हो। मेरा जिस्म का एक एक अज़ू मफलूज होकर रह गया। जी, बहुत देर बाद मेरे होंठों से टूटा फूटा लफ्ज ही निकल सका। आपने अच्छी तरह मालूम किया है? एक महूम सी उम्मीद के सहारे मैंने उससे पूछा कि शायद उसे कोई मुगालता हो गया हो। शायद वो रमशा मेरी रमशा ना हो, कोई और हो, किसी और क्लास की हो, किसी और सेक्शन की हो। रमशा मियाँ दाद आप ही की बेटी है ना? उसने इस दफा रमशा का पूरा नाम लिया और मेरी टांगों से बची कुछ ही जान भी जाती रही। मैं वहीं एक बेंच पर गिनने के से अंदाज में बैठ गया। अनजाने खदशात के अनगिनत सपोले मेरे दिल में सर उठाने लगे। एक जवान बेटी होना क्या होता है ये मुझे उस दिन मालूम हुआ, लेकिन अगर वो कॉलेज नहीं आई थी तो फिर गई कहाँ थी? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। कॉलेज के चौकीदार ने गेट बंद करना था, इसलिए मैं वहाँ ज्यादा देर नहीं बैठ सका था। लिहाजा मैंने अपने बेजान होते वजूद को बमुश्किल उठाया और उसे घसीटते हुए कॉलेज से बाहर अपनी मोटरसाइकिल तक ले आया। कहाँ जा सकती है? मैं बधाई मोटरसाइकिल चला रहा था, लेकिन इस सवाल की बाज़गश बार बार मेरे जहन में गूंज रही थी और मैं ऐसा बेबस था जो ना इस सवाल को जहन से झटक सकता था और ना कोई इसका माकूल जवाब था मेरे पास। हो सकता है उसे रास्ते में कोई हादसा पेश आ गया हो। मेरा जहन सोचों की आमाजगाह बना हुआ था। मैं उसके किसी हम जमात को भी नहीं जानता था, वरना उससे जाकर मालूम कर लेता। मुझे ज़हीर खान के पास जाना चाहिए, वो जरूर इस मामले में मेरी मदद करेगा। ज़हीर खान से मेरी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन वो मेरे गांव का नहीं था, बल्कि साथ वाले गांव में रिहाइश पजीर था। क्या बात है मियां दाद खाना? वो मुझे देखते ही अपने मखसूस अंदाज में बावाज बुलंद बोला, यार रमशा आज कॉलेज नहीं गई। मैं अभी उसके कॉलेज ही से वापस आ रहा हूँ। मैंने सोचा बस कोई हादसा पेश आ गया हो, इसलिए तेरे पास आ गया। मेरी बात पर ज़हीर भी परेशान नजर आने लगा। यार मैं तो आज खुद लड़कियों को कॉलेज नहीं ले जा सका, और ये मैंने उन्हें कल ही बता दिया था कि आज कॉलेज जाने का इंतजाम वो खुद कर लें। ज़हीर खान के अल्फाज से मेरी रही सही हिम्मत भी खत्म हो गई। अच्छा चलो फिर मैं चलता हूँ, मैं मरी मरी आवाज में कहता पलटने लगा तो ज़हीर खान ने मुझे बाजू से पकड़ लिया। मियां दाद खाना, कोई परेशानी की बात है तो मैं साथ चलता हूँ। उसके इस पुरखुलूस पेशकश पर मैं हल्का सा मुस्कुराया। ज़हीर खान का खुलूस शक्को शुबे से बाला तर था। नहीं नहीं ज़हीर खान, वो यकीनन घर आ गई होगी। मुझे काफी देर हो गई है घर से निकले हुए, पता करता हूँ जाकर। बज़ाहिर मैंने ये सब ज़हीर खान की तसल्ली के लिए कह दिया था, लेकिन अंदर से मेरा दिल बेचैन था। एक जवान लड़की का गायब कोई मामूली बात नहीं होती, नस्लें मुतासिर होती हैं। हो सकता है कि मैं इस मामले में जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद हो रहा हूँ। ये भी मुमकिन है कि ऐसा कुछ ना हो जैसा मैं सोच रहा था, लेकिन बहरहाल हम अपनी सोच को अपने ताबे नहीं कर सकते। मेरी सोच भी इस वक्त उस रास्ते पर गामजन थी जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था। कितनी ही देर मैं तेज धूप और शदीद गर्मी में सुनसान सड़कों पर मोटरसाइकिल भगाए फिरता रहा, लेकिन रमशा का कोई सुराग ना मिला। उसके बगैर घर लौटने को जी नहीं चाह रहा था। बार बार ये ख्याल मेरे जहन पर हथौड़े बरसाता रहा कि खुदा ना खास्ता अगर रमशा ने कोई गलत कदम उठा लिया तो मैं तरन्नुम खानम से कैसे नजरें मिला पाऊंगा। उसके तंज और चुपती नजरें मेरा जीना मुहाल कर देंगी, क्योंकि वह उन औरतों में से नहीं थी जो शौहर की रजा में राजी रहती और उसे सरताज और अपने दुख सुख का साथी मानती हैं। तरन्नुम खानम ऐसी औरतें इस इंतजार में रहती हैं कि उनका मिजाजी खुदा कोई गलती करे और वो उसके साथ साथ उसके अगले पिछलों को कोस कोस कर अपने सीने की आग ठंडी कर लें। इस सब से बढ़कर मैं रमशा के बगैर जीऊंगा कैसे? वो मेरे जीने की इकलौती और वाहिद वजह बन चुकी थी। उसके वजूद के बगैर मेरे होने का तसव्वुर ही नामुमकिन था। बेशक मैं उसका हकीकी बाप नहीं था, मगर रमशा की मोहब्बत मेरी रगों में खून बनकर दौड़ती थी। उसका मेरी आंखों के सामने ही मेरे लिए खुशियों की नवीद था। मैंने घर के सामने मोटरसाइकिल रोकी और खुद को लाशऊरी तौर पर तरन्नुम खानम का सामना करने के लिए तैयार करने लगा। जब उसे मालूम होगा कि रमशा आज सुबह से गायब है और कॉलेज भी नहीं गई तो उसका रद्द अमल क्या होगा, ये सोचकर ही मुझे झुरझुरी सी आ गई। मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। पूरा घर एक दबीज खामोशी की तह में मलफूफ था। मैंने मोटरसाइकिल सहन की एक जानिब खड़ी की। शायद मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर ही तरन्नुम खानम कमरे से बाहर आई थी। क्या बात है मियां दाद खान, तुम्हारी शक्ल उतरी हुई क्यों है? खिलाफ तवक्का वो फिक्रमंदी से पूछने लगी। मेरे चेहरे पर परेशानी देखकर वो आज कुछ देर के लिए रिवायती बीवी बन गई थी। अब भला मैं उसे क्या बताता कि मैं तो वो उजड़ा हुआ शख्स हूँ जो अपनी कुल जमा पूंजी लुटेरों के हाथों लुटवा कर घर लौटा है। रमशा नहीं पहुंची अभी तक? मैंने उसका सवाल नजरअंदाज करके एक मौहूम सी उम्मीद के तहत पूछा। रमशा तो कब से घर आ गई है, अपने कमरे में है। क्या? हैरत के शदीद झटके के सबब मेरे होंठों से फकत एक ही लफ्ज बरामद हो सका। रमशा घर आ गई है?
बेख्तियार मेरे कदम रमशा के कमरे की तरफ उठ गए। तरन्नुम खानम हक्का बक्का मुझे यूं देखने लगी जैसे मैंने यखलक इंसान से किसी नाक का रूप धार लिया हो। बहरहाल मैं उसकी हैरत देखने के लिए वहां ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था। मैं जल्द अज जल्द अपनी बच्ची के पास पहुंचकर उसे एक नजर देखना चाहता था। मैं रमशा के कमरे में दाखिल हुआ तो बैकग्राउंड से पुष्ट टिकाकर आंखें मूंदे कानों में हैंड फ्री लगाए गाना सुनने में मसरूफ थी। मैं तेजी से उसकी जानिब लपका। रमशा मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? मैंने उसका चेहरा अपने कांपते हाथों के प्याले में लेकर नम आवाज से पूछा। ये नमी घुटे घुटे आंसुओं की नमी थी। जी जी बाबा जानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी इस हैजानी कैफियत को रमशा समझ नहीं पाई थी और भौंकला गई थी। क्या हुआ बाबा जानी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? वो तहय्युर से मुझसे पूछने लगी। अब मैं उसे क्या बताता कि कैसे कुछ देर पहले मैं किसी खिदा रसीदा पत्ते की तरह शहर की सड़कों पर दर बदर उसकी तलाश में फिर रहा था। रमशा को शायद खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसका वजूद मेरी बूढ़ी आंखों के लिए कितना जरूरी हो गया है। उससे चंद पल की दूरी का ख्याल ही मेरे जिस्म की सारी तवानाइयां निचोड़ लेता है। जीने का हौसला जवाब देने लगता है और टांगे जिस्म का बोझ उठाने से इनकारी हो जाती हैं। रमशा मेरी आंखों का नूर थी, मेरे दिल का करार थी। हाँ, रमशा मेरे लिए सब कुछ थी। तुम आज कॉलेज नहीं गई? मैंने उससे पूछा तो रमशा के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। जी 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 बाबा जानी, वो क्या वो? मैंने सख्त लहजे में पूछा तो वो कांप गई। बाबा जानी, मेरी एक दोस्त की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उसके घर उसकी तबीयत का पूछने चली गई थी। उसने झुकी झुकी नजरों के साथ बताया तो मुझे कुछ तसल्ली हुई, लेकिन पता नहीं क्यों दिल मुतमईन नहीं हुआ। बज़ाहिर मैं खामोश हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था जैसे रमशा ने मुझसे पूरा सच नहीं बोला। उसने कुछ छुपाया है मुझसे, कुछ ना कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं बताना चाहती। मैं उस वक्त तो उसके पास से उठ आया था, लेकिन दिल में कदबसी शुरू हो गई थी। क्या अब रमशा इतनी बड़ी हो गई है कि अपने बाबा जानी से बातें छुपाने लगी है? मैंने तरन्नुम खानम के पास बैठते हुए उससे दुखी दिल से कहा, मियां दाद खान, रमशा अब छोटी बच्ची नहीं रही। नौजवान लड़कियां अपना हर मसला वालिदैन को नहीं बता सकती। उसने समझाने वाले अंदाज में कहा तो मैं मुतमईन हो गया। दिल से जैसे एक बोझ उतर गया था। मैं खामखा परेशान हो रहा था। हो सकता है ये मेरा कोई वहम हो। दिन अपनी रफ्तार से गुजरते रहे और मैं इस वाक़े को भूल भाल गया, लेकिन शायद कुदरत नहीं भूली थी और उसका सबूत मुझे उस दिन मिल गया। गांव से बाहर मरकजी सड़क पर कुछ आगे जाकर एक छोटी सी मार्केट थी, जिसमें गांव ही के लोगों ने जरूरियाती जिंदगी की मुख्तलिफ अशिया रखी हुई थी। उसी मार्केट में मेरे जानने वाले एक हकीम भी बैठते थे। मैं उस वक्त उन्हीं के पास बैठा था जब मेरी आंखों ने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। हाँ, वो रमशा ही थी। मैं कभी इस पर यकीन न करता अगर किसी और ने मुझे रमशा के बारे में ऐसा कहा होता। तकलीफ दे अमर ये था कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था और आंखों देखा झूठ नहीं हुआ करता। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि रमशा किसी अनजान लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर उसके पीछे बैठी हुई थी। मैंने बहुत कोशिश की कि इस मंजर को नजर का धोखा देकर नजरअंदाज कर दूं, लेकिन मैं उस घड़ी वाले हाथ को कैसे झुटलाता जो अचानक ही मेरी नजरों के हिसार में आ गया था, जिससे रमशा ने नकाब वाली चादर को पकड़ रखा था। ये घड़ी अभी चंद दिन पहले ही मैंने उसकी सालगिरह पर तोहफे के तौर पर दी थी और उसे मैं हजारों लाखों में भी पहचान सकता था। वो रमशा ही थी और ये मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता था। मेरी टांगों से जैसे सारी जान निकल गई थी। मैं एकदम कुर्सी पर ढह से गया। हकीम साहब तेजी से मेरी जानिब लपके। उन्हें लगा कि शायद अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई है। मैंने उन्हें हाथ के इशारे से तसल्ली दी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस किस्मत खराब थी जो एक बेटी का बाप कहलवाने के शौक में एक बेफैज को पालता आया था। मुझसे वहां मजीद नहीं बैठा गया और मैं घर की जानिब चल पड़ा। चलना आज से पहले मेरे लिए इतना मुश्किल कभी नहीं रहा था। एक एक कदम मन भर का हो रहा था। आंखें थी कि छलक छलक जाती। अगर औलाद ये जान जाए कि उनका अनजाने में उठाया गया एक गलत कदम किस तरह माँ बाप की जिंदगियों से खेल जाता है, तो वालिदैन की कही गई हर बात को अपने लिए हरफ आखिर समझें। वो लड़का कौन था? ये एक सवाल था जिसे मैं जितना सोचता मेरी अजियत में उतना ही इजाफा होता जा रहा था। दुकान से घर तक का रास्ता मैंने कैसे तय किया ये फकत मैं जानता था। आज मुझे मालूम हुआ था कि बेटियां पैदा होते ही लोग अनजाने वसवसों और खदशात का शिकार क्यों हो जाते हैं। बेटी का वजूद क्यों हर वक्त उनका दिल दहलाए रखता है। वो क्यों बेटी के घर से कदम बाहर निकालते ही दिल थाम कर बैठ जाते हैं। हाँ, बेटियां घर की इज्जत की मुहाफिज होती हैं। वो माँ बाप का मान और गुरूर होती हैं। लेकिन यही बेटियां जब वालिदैन की इज्जत को पैरों तले रोनते हुए घर की दहलीज पार कर जाती हैं तो अपना एतबार हमेशा के लिए खो देती हैं। वालिदैन के लिए उम्र भर के लिए गाली बन जाती हैं। हाँ, अगर बेटियां राय रास्त से हट जाएं तो उम्र भर के लिए रसवाइयां समेट लाती हैं। घर लौटने तक दुख पर गुस्सा गालिब आ गया था। मेरी पठानों वाली अजली गैरत जाग चुकी थी।
यकीनन वो बदबख्त मुंह काला करने के बाद रमशा को घर छोड़ने ही जा रहा था। मैंने खून के घूंट पीते हुए सोचा। मेरा जहन वो कुछ भी सोचे जा रहा था जो उसे नहीं सोचना चाहिए था और जो सोचना किसी भी तौर जेब नहीं देता था। मैंने एक झटके से दरवाजा खोला और गुस्से से भपरा हुआ अंदर दाखिल हो गया। तरन्नुम खानम गालिबन किसी काम से किचन की तरफ जा रही थी। मुझे गुस्से में देखकर मेरी तरफ लपकी। क्या हुआ मियां दाद खान, इतने गुस्से में क्यों? मैं उसको नजरअंदाज करते हुए धाड़ा, रमशा कहाँ है? मैंने बगैर रुके रमशा के कमरे की तरफ पेश कदमी जारी रखी। रमशा के कमरे में दाखिल होने तक पिस्तौल मेरी डब से हाथ में मुंतकिल हो चुका था। रमशा दराज से कुछ कागजात वगैरह ढूंढ रही थी। शायद मुझे देखकर चौंक गई। बाबा जानी आप? वो मुश्किल इतना कह पाई थी। भागने की तैयारी कर रही थी घर से। गुस्से की शिद्दत के सबब मेरा पूरा वजूद लरज रहा था। मेरी बात पर रमशा ने हैरत से आंखें फैलाए मुझे देखा। जी ये आप? मैंने उसे बात मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया। मेरे हाथ में पिस्तौल ने आग उगली और रमशा की उजली पेशानी को दागदार कर गई। फायर की आवाज सुनकर तरन्नुम खानम दौड़ी दौड़ी कमरे में आई। कमरे का अंदरूनी मंजर देखकर उसकी आंखें खौफ और हैरत की शिद्दत के सबब फटने को आ गईं। सामने ही रमशा मुर्दा हालत में आड़ी तिरछी पड़ी थी। फायर की सनसनाहट अभी तक कानों में गूंज रही थी। ये क्या कर दिया मियां दाद खान? बहुत देर बाद तरन्नुम खानम के मुंह से फकत एक जुमला निकला। वो भागती हुई रमशा के पास पहुंची और उसका बेजान सर अपनी गोद में रखती हुई पूरी कुव्वत से चिल्लाई। उसकी चीख में इतना कर्ब था कि मुझे उसका कर्ब महसूस करने के लिए आंखें बंद करना पड़ी। तरन्नुम खानम बिलक बिलक कर रो रही थी। मेरा गुस्सा काफूर हो चुका था। मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। आंसू मेरी पलकों से टूट टूट कर गिरने लगे। मैंने अपनी जान से प्यारी बेटी को अपने हाथ से मार डाला। इसी दौरान किसी के कदमों की चाप सुनाई दी और कोई मेरे उक़ूब में आन खड़ा हुआ। कमरे का अंदरूनी मंजर गालिबन आने वाले के लिए भी गैर मुतवक्का था। वो भी दौड़ता हुआ रमशा की तरफ लपका। रमशा आंखें खोलो प्लीज, देखो मैं आया हूँ। खालिद इधर मेरी तरफ देखो। रमशा वही जानी अंदाज में बोल रहा था और साथ साथ रो भी रहा था। ये वही लड़का था जिसके साथ मुझे रमशा नजर आई थी और जिसे मैं नहीं जानता था, लेकिन वो मेरे घर में क्या कर रहा था। रमशा मर गई थी। वो मुझ कम नसीब की बेटी थी। उसे मर ही जाना चाहिए था। वो लड़का खालिद रमशा की तदफीन तक हमारे साथ ही रहा। मुझे तो कुछ होश था ही नहीं। रमशा के कत्ल के कुछ देर बाद ही मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। रमशा के सफर आखिरत के वक्त कुछ देर को मुझे घर लाया गया और रमशा का आखिरी दीदार कराया गया। मैं बेतासुर चेहरे और फतराई हुई आंखों के साथ रमशा का मासूम और पाकीज़ा चेहरा देखता रहा। हाँ, रमशा मासूम और पाकी थी। ये तो मैं था जिसके ज़हनी फतूर ने रमशा के पाकीज़ा वजूद को अपने शक की गलाजत से दागदार करना चाहा। कुछ दिन बाद वो खालिद नामी लड़का मुझसे जेल में मिलने आया। वो आज भी गमज़दा था। उसकी आंखें ज्यादा रोने के सबब सूजी हुई और सुर्ख थी। रमशा के साथ उसका क्या ताल्लुक था, मैं अभी तक समझने से कासिर था। अगर वो गलत था तो उसे बहुत पहले गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक मेरे सामने खड़ा था, बगैर किसी शर्मिंदगी और नदामत के, बल्कि उसकी आंखों से सच्चाई की रोशनी फूटती थी। अंकल, कभी आपने जानने की कोशिश की कि जिस बेसहारा बच्ची को आपने पनाह दी है वो कौन है, कहां से आई है, उसके आगे पीछे भी कोई है या नहीं? काफी देर खामोश रहने के बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। मैं हवन्नक बना उसका चेहरा देख रहा था। रमशा, जिसका असल नाम उसके वालिदैन ने आबगीने रखा था, मानसीरा के एक बाअसर कबायली खानदान से ताल्लुक रखती थी। ये खानदान असर रसूख के साथ साथ दौलत की रेल पेल भी रखता था। आबगीने शहूद अली खान की इकलौती और लाडली बेटी थी। शहूद अली खान की जान थी अपनी बेटी में। शहूद अली खान के 3 छोटे भाई थे जो उससे यकसर मुख्तलिफ मिजाज रखते थे। बदचलनी और अय्याशी उनकी फितरत में थी। कबीले के करता धरता शहूद अली खान ही थे। शहूद अली खान निहायत जीरक, दानिशमंद और दूर अंदेश सरदार थे। उनके इलाके में इज्जत और नाम था, लेकिन यही इज्जत और नाम बिलाखिर उनके लिए वबाल जान बन गया। तीनों भाइयों को अपने बड़े भाई की ये नेक नामी एक आंख नहीं भाती थी और यूं तीनों ने मिलकर एक दिन रात को सोते में भाई और भावज को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। दूसरे वो शहूद अली खान की जायदाद भी हथियाना चाहते थे। वो तीनों बदबख्त 4 साला मासूम आबगीने को भी मौत की नींद सुला देना चाहते थे, लेकिन मेरे वालिद जो शहूद अली खान के घर में मुलाजिम थे, छुपाकर अपने इलाके से बहुत दूर छोड़ आए कि फिलहाल तो इस मासूम बच्ची को मरने से बचाया जाए, बात की बाद में देखी जाएगी। लेकिन तुम कौन हो? वो सांस लेने के लिए रुका तो मैं पूछे बिना न रह सका। मैं उसी मुलाजिम का बेटा हूँ जिसने आबगीने की जान बचाई थी, लेकिन आपने उसे मार दिया। एक बार फिर उसकी आंख कर्ब से भीग गई। और किस कदर घटिया इल्जाम लगाया आपने उस पर। पता है वो किस काम की तकलीम के लिए मेरा साथ चाह रही थी। दर्द खालिद के लहजे में हिलकोरे ले रहा था।
मैंने नफी में सर हिला दिया। मेरी जुबान कंग थी। वो चाहती थी कि मैं उसके बाप की जायदाद हासिल करने में उसकी मदद करूं, और वो अच्छी तरह जानती थी कि सब जानने के बाद उसके जल्लाद सिर्फ चच्चा उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो ये रिस्क लेना चाहती थी। पता है किसके लिए? वो एक बार फिर मुझसे मुस्तफसार हुआ। मैं हनूज खामोश था। सच तो यह है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ आपके लिए और तरन्नुम खाला के लिए। वो चाहती थी कि मेरे मरने के बाद मेरे बाबा जानी और अम्मा जानी एक पुरसुकून जिंदगी गुजारें। क्या आपके घर के हालात उससे छुपे हुए थे? एक रिटायर्ड सूबेदार की पेंशन होती ही कितनी है। जो काम उसके जालिम चचा नहीं कर सके वो आपने कर दिया। अफसोस है आप पर, बहुत अफसोस है। अपनी बात कहने के बाद रुका नहीं और नम आंखें साफ करते हुए पलट गया, लेकिन पीछे मुझे छोड़ गया, तन्हा, अकेला, बेयारो मददगार, तड़पने के लिए। मेरे लिए अपनी टांगों पर खड़े रहना दुश्वार हो गया। मैं जेल के सलाखों के सहारे यूं बैठ गया जैसे अचानक ही मुझ पर फालिज ने हमला कर दिया हो। और फिर मेरे हलक से एक अंदोनाक चीख बरामद हुई। उस चीख में बहुत कुछ था, शर्मिंदगी, नदामत, पछतावा और कभी ना खत्म होने वाली एक मुस्तकिल अजियत। खत्म शुद्ध।